बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। We continue our previous lecture that was about HIV and AIDS. Before starting the next lecture, let me tell you that we are heading towards the end of the chapter. Inshallah, in the next lecture we will have completed the chapter. Then another teacher will come to teach you the next chapter, and I will get myself engaged in some other activity. So let us start our work. Let me tell you in Urdu. ये जो हमने HIV के बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। HIV ट्रांसमिशन कैसे होती है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। नीचे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके नीचे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बड़े इजी से। तो HIV फ्रॉम वन पर्सन टू अदर कैसे ट्रांसमिट होगा, मुंतकिल कैसे होगा। तो SBBH इट may be transmitted from one person to other by sexual contact, जिस्म टकराने से, एक शख्स का दूसरे जिस्म से टकराने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल या कोई और केसेस। और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, और ब्लड इस HIV पेशेंट, एड्स पेशेंट का ब्लड जो है अगर वो कांटेक्ट में आ गया किसी दूसरे के ब्लड के साथ, तो तब भी इजीली ये ट्रांसमिट हो जाएगा। और वो किसी भी वजह से हो सकता है। ब्लड जो कांटेक्ट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, ब्लड लिया दिया है एक दूसरे से, चेक करवाए बगैर, स्क्रीनिंग नहीं करवाई, तब भी हो सकता है। या कोई हेयर कट के दौरान कोई कट लग गया है और वही जो टूल्स हैं जो बाल काटने वाला यूज़ कर रहे हैं और वही दूसरे बंदे को यूज़ किया और वहाँ भी कट लग गया और वहाँ ब्लड टच हो गया, उधर भी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये जो प्रिकिंग करवाते हैं लेडीज़, गर्ल्स, ये जो सोना चांदी डायमंड के लिए नाक कान, वो उसमें प्रिकिंग के दौरान वो प्रिकिंग जिन आलात से की जा रही है, अगर वो कंटेमिनेटेड हैं तो एक शख्स से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कांटेक्ट विद ब्लड, देन बाय ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, माँ के दूध से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। और बेबी बर्थ के दौरान माँ से बच्चे में, माँ के ब्लड से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। और हेल्थ केयर वर्कर्स, ये जो डॉक्टर्स, नर्सेज या ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले लोग, इनमें भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे भी उनको भी उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जब वो अपना काम करते हैं, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, तो उस दौरान भी कोई ब्लड टच हो जाए वो एड्स पेशेंट का, तो वहाँ पे भी हो सकता है ट्रांसमिशन। तो ये हाउ इज़ HIV ट्रांसमिटेड, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एड्स। तो प्रिवेंशन बस एक ही, सीधी सादी तो एक ही है कि कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ब्लड कांटेक्ट स्पेशली नहीं होना चाहिए। तो नो STI एंड STU, नो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, वो जो उसका ब्लड, उसका पेशेंट का नॉर्मल पर्सन से। नो कॉमन सिरिंजेस, और एक ही सिरिंज यूज़ नहीं करनी चाहिए एक बंदे पे, फिर वही दूसरे पे, वही तीसरे पे। तो अगर एक में है तो वो नीडल के ज़रिए से वायरस दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। और अलग अलग यूज़ करनी चाहिए सिरिंजेस, हर एक के लिए फ्रेश सिरिंज। और ST फॉर स्टेराइल नीडल्स या सिरिंजेस यूज़ करनी चाहिए, यानी वायरस फ्री होनी चाहिए, वो स्टेराइल हों, वायरस से पाक हों, जरासीम से पाक हों, वो यूज़ करनी चाहिए। और यूटेंसिल्स जो हैं, स्टेराइल यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए। ये जो बर्तन होते हैं या टूल्स होते हैं या आलात होते हैं जो ऑपरेशन वगैरह के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी स्टेराइल होने चाहिए, वो भी वायरस फ्री होने चाहिए, वो भी नीट क्लीन होने चाहिए। तो ये प्रिवेंशंस हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन एक और भी आपको शो करता हूँ यहाँ पे नीचे। ये लास्ट जो टॉपिक था वहाँ पे
रह गया था, ज़रा सा और ऊंचा करके लास्ट लाइन भी ताकि आपको नज़र आ जाए। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, जहाँ पे हमें वायरल डिसीजेज इन पाकिस्तान पढ़ा था, वहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लीजिएगा। तो जो वायरसेस मे हैव डीएनए, कुछ वायरसेस में जो जीनोम है वो डीएनए है, कुछ वायरसेस में आरएनए है, कुछ वायरस नेकेड होते हैं, एनवेलोप नहीं होता, और कुछ एनवेलोप्ड होते हैं जिनमें एनवेलोप होता है, और कुछ में कोई और कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस जो भी वायरस हो, ये हो ये हो ये हो, उनमें सबसे अहम जो बुनियाद है क्लासीफाई करने की, उनकी मॉर्फोलॉजी और प्लस न्यूक्लिक एसिड के डीएनए है या आरएनए है, और ज़ाहिरी शक्ल सूरत किस तरह की है, ये दो बेसिस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वायरसेस हैव बीन ग्रुप्ड into 3 types. One, rod-shaped tobacco mosaic virus TMV, rod-shaped, spherical poliovirus spherical, and tadpole-like bacteriophages are tadpole-like. तो इन तीनों को भी MCQs के भी याद रख लीजिएगा। तो ये हमारे एक आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं जा रहा हूँ बड़े क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पेज पे, वो आपको अब समझाता हूँ मैं। ये देखिए ज़रा, थोड़ा सा ये लाइफ साइकिल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको HIV का। ये डायग्राम थोड़ी सी दिखा दूँ आपको, बस यहाँ तक देखिए ज़रा। ये सबसे पहले वायरस अटैक करने जा रहे हैं हमारे उन सेल्स पे जिन पे ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, और हमने कहा था जो मोस्ट कॉमन इसका टारगेट है वो T लिम्फोसाइट है, हमारे वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। और इस वाइट ब्लड सेल के ऊपर ये खास किस्म का लाल रंग का जो मैंने शो किया, ये रिसेप्टर है, इसे बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे CD4 रिसेप्टर, इसकी सेल मेम्ब्रेन पे होता है। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है CD4 रिसेप्टर की साइट ये है, इस जगह पे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है ये। तो CD4 रिसेप्टर, CD फॉर क्लस्टर डिफरेंशिएशन, इससे जो वर्ड बनता है आपने बस CD4 याद रखना है। तो इसका मतलब यही बनता है, इसका C से क्लस्टर और D फॉर डिफरेंशिएशन। और ये वायरस जो है, इसके ऊपर कल हमने इसको डायग्राम ड्रा की थी एड्स वायरस की, HIV की। तो उस पर हमने स्पाइक्स दिखाए थे उसकी सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकले हुए उभार, जैसे एक मैंने ये दिखा दिया, एक यहाँ पे, 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 बहुत सारे इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन से निकले होते हैं उभार से, वो रिसेप्टर्स हैं। और वो जो रिसेप्टर्स हैं दे आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स, और वो उसके दो हिस्से हैं, एक ये और एक ये। इतनी डिटेल तो नहीं है हमारे यहाँ, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्या करेंगे। ये रिसेप्टर उधर जो हमारे सेल पे, होस्ट सेल पे रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर, ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, और फिर आपस में टकरा जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं स्पाइक वाला हिस्सा उस CD4 रिसेप्टर के साथ। और फिर और बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं। रिसेप्टर की डिटेल्स में कुछ को रिसेप्टर साइड पे पड़े होते हैं, वहाँ पे फिर ये जो वायरस का रिसेप्टर है अपने हाथ पाँव गाड़ रहा होता है, और उसकी कोशिश क्या होती है कि ये तो भी रिसेप्टर से टकराया है ना, ताकि दोनों की सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाएं। वायरस के बाहर भी मेम्ब्रेन है जिसे हम एनवेलोप कहते हैं। दरअसल ये पिछले होस्ट जिस होस्ट पे पहले अटैक किया था वायरस ने, उसके सेल को जब डिस्ट्रॉय किया, बाहर भाग रहा था, तो उसने उसकी मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा अपने गिर्द ओढ़ लिया था, वो उसकी एनवेलोप है ये वाली। तो ये दरअसल है मेम्ब्रेन। अच्छा, डिराइव्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम होस्ट सेल, इंसानी सेल HIV है तो। और इधर ये इंसानी सेल की भी ये मेम्ब्रेन है जिस पे अटैक करने जा रहे हैं। तो पहले दोनों रिसेप्टर्स आपस में बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद फिर ये एक दूसरे पे पुल डालते हैं, खिंचाव डालते हैं, ताकि ये जो दूसरा हिस्सा है रिसेप्टर का, ये और ये दूसरा सेल, ये हमारा सेल जो ये मज़ीद करीब हो जाए, और फिर पुश डाल के फिर ये इसकी ये वाला रिसेप्टर का ये वाला हिस्सा है, ये फ्यूजन में हेल्प करता है इन दोनों को,
जैसे समझ लीजिए ये ग्रीन रंग का स्प्रिंग है और ये रेड रंग का स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पर सिकुड़ जाते हैं और खिंचाव डाल के ये दोनों को, ये ब्लैक वाली मेम्ब्रेन इसकी और इसकी ये करीब हो जाती हैं। जैसे ये ग्रीन हिस्सा रेड को धक्का दे दे, यूँ चलो यूँ कर लीजिए, इसको यूँ कह दीजिए, रेड को धक्का दे दे, रेड वाला अंदर पुश हो जाए तो ग्रीन वाला उसके साथ पुश होता जाए, तो ये जब पुश होएगा तो ये ब्लैक वाली जो मेम्ब्रेन है वो मज़ीद इसके करीब होते होते जाके इससे टकरा जाएगी, इस मेम्ब्रेन से। तो ये इसका एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट हो रही है। तो इस तरह से अटैचमेंट हो गई। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैंने अटैचमेंट समझा दिया आपको। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को और ज़रा ऊपर करके, ताकि आपको मैं ये सारी पूरी डायग्राम से आपको सिखाऊंगा। बाकी जो साइडों में लिखा हुआ है बस यहाँ तक। अब देखिए ज़रा, अब ये HIV आके ये उसकी बाहर एनवेलप है, और ये ग्रीन रंग का उसका आपको याद है ये कैप्सिड है, और ये इसका घर है, असल में घर ये है। और घर के अंदर उसके RNA के 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, एक जैसे ऑफिसर एक जैसे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं RNA के, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पड़ा हुआ है जो RNA को DNA में कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। और भी 1-2 एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, एक तो प्रोटीन्स होते हैं, वो भी इसके काम आते हैं। थोड़ा सा आगे कुछ जिक्र करेंगे हम इसका। तो वहाँ ये फ्यूज़ कर गया उसके साथ वायरस, तो जिस जगह पे फ्यूज़ किया वहाँ से मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई जहाँ वायरस टकराया है, होस्ट की मेम्ब्रेन। होस्ट सेल पे किस जगह टकराया है? जहाँ पे वो रिसेप्टर था जिसको मैंने रेड कलर में दिखाया था, CD4 रिसेप्टर। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ CD4 रिसेप्टर बेयरिंग T लिम्फोसाइट, यानी वो लिम्फोसाइट है T लिम्फोसाइट जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। अगर ये रिसेप्टर्स हैं तो फिर वायरस आके इस पे अटैच होगा और एंटर होगा वायरस का ये कैप्सिड वाला हिस्सा। तो ये देखिए, ये वो जो मेम्ब्रेन वाला हिस्सा था एनवेलप, वो बाहर रह गई टकरा के, ये उभार सा बना हुआ है, और यहाँ से ये खुल गया ये एरिया, और यहाँ से ये एंटर हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप पर क्या हुआ? अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग और अनकोटिंग। अब ये अटैचमेंट हो गई, अब ये एंटर हो जाएगा, और फिर अंदर जाके ये ग्रीन जो हिस्सा है ये अनकॉइल हो जाएगा, खुल जाएगा, अनकोट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और कौन टुकड़े टुकड़े करेगा? अंदर एंजाइम है, वो टुकड़े टुकड़े इसको करेगा। अंदर एंजाइम पड़े हुए हैं जो इसको तोड़ देंगे, प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाले। तो ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, ये प्रोटीन के टुकड़े हो गए, ये इसके RNA, और ये प्रोटीन के टुकड़े, और फिर इसका ये वाले जो हैं ये एनवेलप प्रोटीन्स, और ये वाले जो ग्रीन वाले हैं ये कैप्सिड के प्रोटीन्स हैं, ये RNA है, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह और वो सारा कुछ अंदर आ गया। अब एंटर होने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होनी है। ये वायरल RNA के दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल, ये 2 दिखा दिए हमने। अब इन दोनों में से हम एक ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक्सप्लेन करना है, एक ले लें या दोनों को एक जैसे हैं, एक ले लिया हमने। तो एक RNA का वायरल RNA, इस वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट कर रहा है उसका अपना ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो अंदर आया है, तो वो अंदर आ गया। और RNA DNA हाइब्रिड, अब क्या होगा? ये RNA से ये एक धागा RNA का है और दूसरा धागा DNA का है। RNA से DNA बना है, तो अभी एक धागा RNA और दूसरा DNA का है जो नया बना है, लिहाजा अभी हाइब्रिड है। 2 मुख्तलिफ धागे हैं, एक DNA का एक RNA का है। लेकिन DNA का एक धागा होता नहीं है कभी, हमेशा ये डबल हेलिक्स होता है, 2 धागे होते हैं। लिहाजा यही एंजाइम क्या करेगा? अब वो जो DNA का एक धागा है वो करेगा टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा। ये भी पहले टेम्पलेट के तौर पे काम कर रहा था। टेम्पलेट कहते हैं सांचा, नमूना, पैटर्न, नमूने के तौर पे सामने पड़ा हुआ है। और वो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? इसको देख के नेक्स्ट धागा बनाएगा, वो RNA का बनाना है या DNA का बनाना है। तो एक DNA और एक RNA बन गए। फिर हमने कहा है कि अब वो RNA वहीं रहेगा, इस DNA को देख के एक और DNA का धागा बना रहा है, वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे ये वाला।
तो अब डीएनए के 2 धागे बन गए, क्योंकि डीएनए में धागे 2 होने चाहिए। अब जब ये बन चुका डीएनए, अब आरएनए बेकार है जो एंटर हुआ था, उधर वायरस पूरा एंटर हुआ था। तो वायरस पूरा जब एंटर हुआ है तो उसका जो आरएनए अब बेकार है, इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, इसको एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आरएनए डिस्ट्रॉय होने के बाद अब रह गया डीएनए। किसका डीएनए? वायरल डीएनए है, ये वायरस का डीएनए ग्रीन में हम दिखा रहे हैं। तो वायरस के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाउ दिस डीएनए एंटर्स द, अब इसकी आपकी मर्जी है कि ये जो सेल का न्यूक्लियस दिखाया है हमने, और ये सारा काम जो हुआ है पहले ये सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ है। वो जो पूरा वायरस एंटर हुआ है और फिर उसको अनकोट हुआ है और कोट प्रोटीन्स के टुकड़े हो गए हैं, और फिर आरएनए है, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई है, डीएनए का एक बना है चेन, फिर दूसरा बना है। तो अब ये सेल जिस पर अटैक किया था हेल्पर टी लिम्फोसाइट, वो उसकी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को आप सीधा सीधा पूरी, जैसे आपकी बुक में लाइन लगाई हुई है, आराम से वो बना दीजिए, वो जल्दी बन जाएगी, बजाय इसके कि क्योंकि दरमियान में ये मैंने पोर्स दिखा दिए जो असल में होते हैं। तो ये यहाँ से इस मेम्ब्रेन में से, पोर्स में से वो डीएनए वायरस का एंटर हो गया होस्ट सेल के अंदर। अब अंदर जाके अंदर उसका अपना डीएनए पड़ा हुआ है, ह्यूमन सेल का टी लिम्फोसाइट का डीएनए, और वो होस्ट क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर वो डीएनए है, ये वाला, ये लाल रंग का डीएनए है। अब एक ऐसा एंजाइम भी इसके पास मौजूद है वायरस के पास, जो वहाँ से अंदर आया है जब पूरा वायरस एंटर हुआ था। तो ये एंजाइम इनको आपस में जोड़ने में हेल्प करेगा। वायरस का डीएनए, ये वाला ग्रीन वाले दो धागे एंटर होंगे ना, ये डीएनए के 2 चेन होते हैं। तो ये वायरस का डीएनए इंटीग्रेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके अंदर, उसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, ह्यूमन सेल के डीएनए के साथ, होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। और इस हालत को, वायरस की इस हालत को बोलते हैं प्रोवायरस। जब ये दोनों डीएनए आपस में जुड़ गए, वायरल डीएनए नाउ बिकम्स पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। अब यहाँ रह के, अब आया क्यों है वायरस यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर, अटैक क्यों किया है? टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, टू मेक इट्स ओन कॉपीज, अपनी तरह के और बहुत सारे वायरसेस तैयार करने के लिए। तो क्या करेगा उस काम के अगले स्टेप में? अब ये इस डीएनए से बनेगा वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि तरीका ये हुआ करता है डीएनए या जीन्स का काम करने का। डीएनए से बनता है आरएनए, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर बनते हैं प्रोटीन्स, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये वही हो रहा है कि डीएनए से वायरस के, डीएनए से वायरस का आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए, और वो आरएनए यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है, और बाहर जाके ट्रांसलेशन जो होती है वो प्रोटीन जो बनेंगे उस आरएनए से, ये साइटोप्लाज्म में बन रहे होते हैं, इसलिए वो बाहर गया है। और डीएनए से आरएनए वहाँ न्यूक्लियस के अंदर बनता है, तो ये यहाँ चला गया आरएनए। अब इससे ये प्रोटीन के मुख्तलिफ टुकड़े बनना शुरू हो गए। अब प्रोटीन 2 तरह के बनेंगे। कुछ वो प्रोटीन बनेंगे जिससे जैसे ये वाले पीसेस थे उसके एनवेलप के, जब ये टूटा था यहाँ से, तो उसमें जो प्रोटीन के टुकड़े थे उसकी मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो ये वाले थे। और ये दरअसल हम शो करते होते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन होती है ना, लिपिड मॉलिक्यूल के पीसेस को हम दिखा रहे होते हैं, और कुछ प्रोटीन भी होते हैं, लाइपोप्रोटीन होती है, लिपिड्स और प्रोटीन के। तो ये यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यही डीएनए से आरएनए बना, आरएनए आ गया बाहर। अब इस आरएनए से हो रही है ट्रांसलेशन, वायरस के प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं। इस आरएनए के ऊपर मैसेज लिखा हुआ है प्रोटीन बनने का, वायरस के प्रोटीन बनाने का। तो वायरस के प्रोटीन कैप्सिड के प्रोटीन भी बनेंगे और एनवेलप वाले प्रोटीन भी बनेंगे। तो ये प्रोटीन बनने के बाद वायरल, ये लिखा हुआ है वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। प्रो वायरल डीएनए वो जो जुड़ा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है इनटू आरएनए, एंड आरएनए ट्रांसलेट हो रहा है इनटू प्रोटीन। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन हो रही है, आरएनए से प्रोटीन बन रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बन गए। और साथ वो भी तो प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्टेज है, एंजाइम है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो वो भी साथ ही बनेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आता है हमारे जहन में कि ये तो सारा कुछ बना लिया अब वायरस ने, अपने नए वायरसेस तैयार करने के लिए वो प्रोटीन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और वो सब कुछ बना रहा है,
अब वो आरएनए किधर है फिर? जो आरएनए वायरस के अंदर जाएगा, जब वायरस कंप्लीट बन के जाएगा, तो ये तो जो आरएनए बना है ये तो मैसेज लेके आया था, मैसेंजर आरएनए था ये, वो आरएनए किधर है? तो ये जो जीन्स हैं यहाँ पे 2 तरह के आरएनए बनाते हैं। अगर चाहिए सिर्फ एमआरएनए तो बाज़ जीन इस एमआरएनए को बनवाएंगे, और एक आरएनए तो उसे बोलते हैं हम जीनोमिक आरएनए, जो इसका जीनोम के तौर पे काम करेगा। वो फिर इसके डीएनए से, इसका डीएनए जब बनवाएगा आरएनए तो या जीन बनवाएंगे, तो एमआरएनए और जीनोमिक आरएनए अलग से बन के बाहर आएगा। जब ये प्रोटीन बन जाएंगे तो ये प्रोटीन आपस में फिर असेंबल होंगे, जुड़ेंगे, आपस में जुड़ के ये सारे प्रोटीन छोटे छोटे कैप्सोमियर्स जुड़ के, प्रोटीन के टुकड़े जुड़ के, प्रोटीन के टुकड़े जुड़ के बन जाएंगे कैप्सिड। कैप्सिड ने ढांप लिया उन आरएनए जीनोम को, जो जीनोमिक आरएनए मैंने कहा बनेगा। ऐसे ही इसके बाहर या 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने हैं सारे बन गए। अब वहाँ पे ये जो एनवेलप प्रोटीन बने हैं, ये वाले, ये ब्लैक वाले, ये यहाँ से क्रॉस करके जाके मेम्ब्रेन से टकरा जाते हैं बाहर। ये वाले, ये वाले टकरा गए। अब वो वायरस जाके टकरा जाएगा सेल की मेम्ब्रेन से, और अब बड बन जाएगा। ये उभार सा बन रहा है, तो कोई भी लचकदार चीज़ हो उसको अंदर वाली साइड से आप प्रेस करें तो बाहर की तरफ उभार सा बन जाता होता है। उस तरह का ये उभार बन गया, ये वाला बन रहा है उभार। और अब आपको लास्ट चीज़ दिखाता हूँ इसकी, ये देखिए ज़रा, ये उभार जब बन रहा है तो ये उभार ये मज़ीद टकराएगा एक दफ़ा, फिर और उभार थोड़ा बाहर की तरफ उभर जाएगा, और ये जो लचक होती है मेम्ब्रेन जो है इलास्टिक होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है, ये किनारा और ये किनारा एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। ये नीचे की तरफ, बाहर की तरफ उभार उसको प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, ये बाहर उभरती जा रही है और किनारे अंदर आते जा रहे हैं, और आखिरकार होते होते ये दोनों किनारे आपस में बंद हो जाएंगे। और ये तब तक इसके अंदर बंद हो चुका होगा, जैसे ये बंद हो चुका है, ये उभार था, ये वाला ये उभार बन रहा था, और वो 2 किनारे थे ये दूर थे, ये और ये आपस में यहाँ फ्यूज़ कर गए, आपस में जुड़ गए, टकरा गए, लचक की वजह से करीब होते आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए। इस तरह से ये बड की शक्ल में वायरस बाहर चला गया। तो दिस इज़ द इन्फेक्शस साइकिल, हाउ HIV इन्फेक्ट्स ह्यूमन सेल्स। तो इस तरह से ये सारा हमने ये कर लिया। अब टेम्पलेट का मतलब मैंने बताया था, नमूने के तौर पे सामने रखा होता है, उसको देख के फिर एंजाइम उस तरह की उसकी कॉपी करते हैं, उस तरह का एक और बनाते हैं। तो इसलिए हमने वर्ड यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ किया है। मेरा ख्याल है सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसको जो साइड में लिखा है उसको रीड कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।